हर वर्ष 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य डिजास्टर जोखिम को कम करना, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रयासों में सहभागिता को प्रमोट करना और डिजास्टर रेजिलियंस को और अधिक सुदृढ़ करना तथा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क में आवश्यक बदलाव लाना है। इस वर्ष 13 अक्टूबर को देश के अन्य भागों में तथा दुनिया के अनेक देशों में फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर पर काफ़ी चर्चा हुई है। ये महत्वपूर्ण थीम है। मैं इसके कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले संक्षेप में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर आए कई बदलाव तथा समाज पर उसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करना चाहूँगा। इसी वर्ष 24-25 जुलाई को G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की चेन्नई में बैठक हुई थी और तत्पश्चात सितंबर के शिखर सम्मेलन में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी आपदा जोखिम कम करने का विषय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के देशों की टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल था। लेकिन ये सोचना जरूरी है कि सेंडाई फ्रेमवर्क के आधार पर डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े सिस्टम को मजबूत करने तथा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की दिशा में सभी देशों के अप्रोच में ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे अगर आप विचार करेंगे या मैं कहूँ कि गहराई में जाएंगे तो भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व की ताकत एक बहुत बड़ा कारण रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कच्छ भूकंप की त्रासदी के पश्चात स्वयं आपदा प्रबंधन का नेतृत्व किया था। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश में बनाने का सबसे पहले काम किया था और उसी एक्ट के आधार पर बाद में 2005 में भारत सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना भी हुई। गुजरात से पहले न भारत में और न ही देश के किसी राज्य में इस तरह के इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम की व्यवस्था थी, न इसकी परिकल्पना की गई थी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने दुनिया के सभी देशों को इकट्ठा करके एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का संकल्प लिया जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित टेक्निकल सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च द्वारा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करे तथा अन्य देशों को आने वाली चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए भी तैयार कर सके। मुझे याद है मैं उस समय भारत सरकार का हिस्सा हुआ करता था जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आइडिया को सभी देशों के साथ साझा किया था, शेयर किया था। 2019 में CDRI कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पहली बार गठन हुआ। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और आज दुनिया के 100 देश इसके सदस्य हैं। साथियों, भारत ने प्राचीन काल से ही रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर सदैव फोकस किया है। यहाँ जो मौजूद मित्र हैं, खासतौर से विश्वविद्यालय के इतिहास में जिनकी रुचि है, उन्हें मैं याद दिलाना चाहूँगा कि नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर का पहला साइंटिफिक वर्णन पूरी दुनिया में सबसे पहले चाणक्य ने किया था। पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिवेंशन मिटिगेशन के लिए भी पहला लिखित फ्रेमवर्क इस दुनिया को चाणक्य ने ही दिया था। इतिहास की तरफ इशारा करने से
मेरा आशय सिर्फ इतना है, उस जमाने में हमारी लोक शक्ति पूरी तरह से साइंटिफिक आधार पर काम करती थी। आज हो सकता है पुराने जमाने के कुछ राजमिस्त्री कम पढ़े लिखे मालूम होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि उनके कौशल की समानता कर पाना नामुमकिन है। सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंग भूकंप की आपदा को सहते हुए आज भी देश में अनेक ऐसी बिल्डिंगें हैं जो मजबूती से खड़ी हैं। कम लोगों को शायद पता होगा कि देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज राज मिस्त्रियों की ट्रेनिंग देने के लिए खोला गया था। 1830 की घटना है, जब हरिद्वार के नज़दीक रुड़की एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। वहाँ नहर और एक्वाडक्टिंग का काम लोकल राजमिस्त्रियों ने शुरू किया था और बिल्कुल ही डिजास्टर प्रूफ काम उन्होंने किया था। उनकी ट्रेनिंग के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थॉमसन ने थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की शुरुआत 1847 में की थी। थॉमसन ने उस समय ये पहचान लिया था कि रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भारत की लोक व्यवस्था में है, और जाहिर सी बात है उन एक्सपर्टीज का उपयोग वो हिंदुस्तान के लिए नहीं कॉलेज खोले थे, वो ब्रिटेन के लिए करना चाहते थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोक व्यवस्था से वह एक्सपर्टीज करीब करीब समाप्त होती गई हैं। कुछ कुछ समाज में शायद थोड़े बहुत राजमिस्त्री अभी बचे हैं जो उन प्रैक्टिसेस को जानते हैं। आज क्लाइमेट चेंज और अनप्लान डेवलपमेंट की वजह से नेचुरल डिजास्टर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष जुलाई तक देश में नेचुरल डिजास्टर से 1224 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 4 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। 25,000 से ज़्यादा हमारे जानवर हताहत हुए हैं और 61,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। बिन मौसम बारिश हेल स्टॉर्म की वजह से एक अनुमान के मुताबिक 1.25 लाख मीट्रिक टन अन्न के उत्पादन पर असर पड़ा है। और बीच में मैंने कुछ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पढ़ी थी जिनका कहना है कि तमिलनाडु में कृषि उत्पादन में 53% और महाराष्ट्र में 61% की गिरावट इस बार हो सकती है। यह स्थिति आने वाले खतरे की घंटी है, और ऐसे में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज परिभाषा और स्टैंडर्ड दोनों में बदलाव किया गया है ताकि आपदा में जान माल का नुकसान कम हो सके। आप सबको याद होगा, अभी शैलेंद्र कुमार जी ने जिक्र किया, जम्मू कश्मीर में भी 2005 का भूकंप और 2014 के बाढ़ की भयावह त्रासदी यहाँ के लोगों ने देखी है, झेली है। पूरी दुनिया अभी भी कोविड पैंडेमिक के सदमे से उबर नहीं सकी है, और इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अर्ली वार्निंग और अर्ली एक्शन का सिस्टम कैसे बना सकें और उसे सुदृढ़ कर सकें। इस विषय पर मैं मुख्य रूप से 2-3 बातें करना चाहता हूँ। साथियों, साइलोज में ऑपरेट अब नहीं कर सकते, और इस दिशा में लोकल कम्युनिटी से लेकर सभी स्टेक होल्डर्स का कोलैबोरेशन ये बड़ा आवश्यक होता है। हमें मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना होगा, और मुझे लगता है कि मेरा आग्रह होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो या बाकी देश के बाकी राज्यों का हो, हमें इस पर जरूर विचार करना होगा। और जम्मू कश्मीर में तो विशेष रूप से मेरी अपेक्षा होगी कि इस काम का नेतृत्व आप करें। आज तमाम ऐसे डिपार्टमेंट जैसे मौसम विभाग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, PWD, फॉरेस्ट,
फ्लड एंड इरिगेशन, ये जितने डिपार्टमेंट हैं सब कहीं न कहीं से डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण पिलर्स। और साइलोज में काम करने के कारण मुझे लगता है कि हमें काफ़ी कठिनाई पैदा होती है। अब हमें एक ऐसा कोलैबोरेटिव सिस्टम का निर्माण करना होगा जो आपदा के समय में इफेक्टिव भी हो और मोस्ट इफिशिएंट भी हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फोकस क्लाइमेट तथा डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का होगा। ये सच है कि नेचुरल डिजास्टर पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आपदा की वजह से एक भी व्यक्ति की जान न जाए, और इसके लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम है कि हम पहले से तैयार रहें। रिएक्शन की बजाय पूरा सिस्टम प्रोएक्टिव होकर के कैसे काम करे, ये स्थिति हमें बनानी होगी। मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति की वजह से हमारे सामने चुनौतियाँ बड़ी हैं, और इसलिए जम्मू कश्मीर में जो कुछ पिछले समय में हुआ है, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल का निर्माण आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रहा है ताकि यहाँ का पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा लोगों के जीवन और आजीविका दोनों को सुरक्षित किया जा सके। प्रोजेक्ट पूरी करने की रफ्तार भी हमारी बढ़ी है। अभी PMGSY का प्रेजेंटेशन आपने देखा है। एक बात सबको समझनी होगी कि किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र रीजन के विकास के लिए डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कनेक्टिविटी की होती है। चाहे कनेक्टिविटी रोड की हो, कनेक्टिविटी रेल की हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, और आज के युग में डिजिटल कनेक्टिविटी हो। कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, डेवलपमेंट उतनी तेज गति से होगा। मैं बाकी पहलुओं की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। PMGSY की रिपोर्ट हमने देखी है, आप सबने देखी है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक दो बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ। एक तो उसके मानक और वो सड़क कहाँ बनेगी, उस योजना में ही पहले से निर्धारित है। 2001 के सेंसस के आधार पर जिन गांवों की आबादी 500 या उससे ज़्यादा है, उन्हें प्राथमिक तौर पर इस योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़ना था। जम्मू कश्मीर और बाकी हिली स्टेट्स के लिए आबादी 250 रखी गई, 250 रखी गई। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 2001 के सेंसस के आधार पर जितने भी गांव हैं जम्मू कश्मीर में, वो सड़क से जोड़ दिए गए। अब प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि 2011 के सेंसस के आधार पर जो गांव हैं और जो सड़क से नहीं जुड़े हैं, प्राथमिकता के आधार पर उन गांवों को भी सड़क से जोड़ दिया जाए। एक अजीब बात है, और ये जानना बड़ा जरूरी है। शैलेंद्र कुमार जी ने संकोच में शायद नहीं कहा होगा, देश का अकेला राज्य है जम्मू कश्मीर जहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क बनाने के लिए भी कंपनसेशन देना पड़ता है। देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं। अब जितने की सड़क बनती है उससे ज़्यादा कंपनसेशन जम्मू कश्मीर प्रशासन, क्योंकि उस योजना में कंपनसेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय योजना बनी थी और तय हुआ था कि देश के सभी गांवों को सड़क से जोड़ दिया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में सड़क हम अलग बनाते हैं और जितना पैसा सड़क में खर्च करते हैं उससे ज़्यादा कंपनसेशन में खर्च करते हैं। मैं जहाँ से आता हूँ या देश के बाकी राज्यों के लोग आए, वो भी मेरी बात को मुझे लगता है कि उसका समर्थन करेंगे कि हमारे यहाँ जब ये योजना आई, जब सड़क बननी शुरू हुई, तो गाँव के लोग खुद ही सरकारी ज़मीन छोड़िए अपनी ज़मीन लोग आगे बढ़कर खरीद देते थे कि मेरा गाँव सड़क से जुड़ जाए, और उसके लाभ आपने देखे हैं।
मैं समय जाया नहीं करना चाहता हूँ कि किस तरह से व्यापार बढ़ा, हेल्थ पैरामीटर्स में जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़ा, टूरिज़्म कैसे यहाँ ग्रामीण रूरल एरिया में बढ़ा, कैसे इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रही है, किसान को किस तरह से लाभ हो रहा है। ये सब लाभ पाने के लिए मुझे लगता है कि जनता को भी अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम असली लाभ पा सकते हैं। सामान्य रूप से हम अधिकारों की बात बराबर करते हैं, लेकिन हमारा संविधान कर्तव्यों को भी बराबर हमें सचेत करता है। तो मेरा एक निवेदन होगा कि इस बात पर जरा आप लोग विचार करें। और यहाँ इस फोरम पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके कारण हम कम सड़कें बना पा रहे हैं, और कंपनसेशन की जो आदत पड़ी हुई है वो भी बड़ा अजीब है। कुछ लोग संकोच करते हैं, लेकिन मैं बेबाकी से इस बात को कहता हूं कि लोग सही स्थिति जाने। और मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि यहाँ के नौजवान पीढ़ी इस पर विचार करे, और तब मैं समझता हूं कि और बेहतर स्थिति हम निश्चित रूप से यहाँ बना सकते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, अभी शैलेंद्र कुमार जी ने बताया, वो संकोच कर रहे थे, इन 3 वर्षों में PMGSY की सड़क या सड़क बनाने की हमारी रफ्तार 3 गुनी से ज़्यादा बढ़ गई। प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार 10 गुनी से ज़्यादा बढ़ गई। जितने भी कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं वो रिजिलियंट हों, सस्टेनेबल हों, इसकी भी कोशिश की जा रही है। जितने प्रोजेक्ट्स का अपग्रेडेशन किया गया है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि वो डिजास्टर रिजिलियंट भी हो। आने वाले भविष्य में जम्मू कश्मीर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये सशक्त आधार बने, उसके पीछे की एक ये सोच है। मैं एक बात कह सकता हूँ, उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता, कि नीतिगत इस तरह के फैसले किए गए हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी काम में ज़्यादा आवे, काम की स्पीड भी ज़्यादा हो, और इन नीतिगत परिवर्तनों से एक बड़ा फर्क दिखाई पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं पर नज़र रखने वाले एक्सपर्ट्स ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये बदलाव भी उन्होंने देखा होगा कि अब सिस्टम का जोर सीखने और नॉलेज शेयरिंग पर ज़्यादा है। अप्रोच हमारी प्रोएक्टिव हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है, और किसी भी आपदा की स्थिति में कम से कम जान माल का नुकसान हो, ये प्रयास हुआ है। ये सच्चाई है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरे ये अधिक होंगे। पिछले वर्ष मुझे याद है, श्री अमरनाथ जी यात्रा में अनेक श्रद्धालु दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए। उस वक्त अर्ली वार्निंग नहीं मिल पाई थी। उस घटना से सीख करके सिस्टम में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। बनिहाल टॉप पर एक शक्तिशाली मौसम डॉपलर रडार स्थापित किया गया। जमीन पर भी कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं ताकि उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे। प्रतिकूल मौसम के बावजूद माउंटेन रेस्क्यू टीम, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के कोलैबोरेशन से NDRF ऐसी व्यवस्था निर्मित करने में सफलता मिली ताकि लोगों को पत्थर दरकने की भी अर्ली वार्निंग मिल सके और अर्ली एक्शन लिया जा सके। एग्रीकल्चर के फ्लैगशिप स्कीम के तहत इम्प्लीमेंट किए जा रहे 29 प्रोजेक्ट्स में भी जो नीतिगत इंटरवेंशन किया गया है उसमें भी ये सुनिश्चित किया गया है कि क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने में ये सभी हमारी प्रोजेक्ट्स सक्षम हों, और उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक कंपोनेंट ऐसा अवश्य हो जो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुरूप हो। सभी किसान भाइयों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश हो रही है, और ये भी उनसे कहा जा रहा है कि फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस की जो स्कीम है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट कवर्ड थे जम्मू कश्मीर के, अब 20 के 20 ज़िले कवर्ड हैं। और एक कोशिश हो रही है कि हार्टिकल्चर को भी इंश्योरेंस मिले,
इसकी भी कोशिश की जा रही है ताकि किसानों को कम से कम नुकसान उठाना पड़े और उसकी जो नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके। प्रशासन ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे क्षेत्र में जहां आपदा से अधिक नुकसान की संभावना है वहाँ ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए जो समय दृष्टिकोण पर आधारित हो और सभी स्टेक होल्डर्स का, जिसमें प्रोफेशनल कोलैबोरेशन का इनपुट हो। मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रयास में आपसी सहभागिता के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और सामूहिक मेहनत से आज हम पहले से बेहतर स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फायर सर्विस के मॉडर्नाइजेशन तथा भूस्खलन के जोखिम को कम करने की योजना इस वर्ष शुरू की गई है। मुझे उम्मीद है कि ज़मीन पर भी आवश्यक बदलाव इन योजनाओं में आएगा और इसकी कारगर भूमिका होगी। संक्षेप में इस साल के थीम पर अगर हम विचार करें तो क्या किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से विश्व में, दुनिया में लगभग 560 आपदाएं प्रतिवर्ष आने की संभावना है, ये अनुमान किया गया है। ये सच है कि इन प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज़्यादा असर विकास की अंतिम कतार पर खड़े हुए व्यक्ति पर ही ज़्यादा पड़ेगा, यानी गरीब आदमी पर सबसे ज़्यादा इसका असर होगा। इसलिए हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रिड में सामाजिक और आर्थिक रूप से जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, जो सबसे वंचित लोग हैं, वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में होने चाहिए, क्योंकि नुकसान सबसे ज़्यादा उनका होने वाला है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के मैकेनिज्म में उनका भी समावेशन कैसे किया जा सके। और आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये कोई बड़ा काम नहीं है, इसे आसानी से किया जा सकता है। आपदा की स्थिति में हमारा रिस्पांस भी कहाँ से शुरू? मेरी बुद्धि जहाँ तक सोचती है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, ये प्रशासन का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा रिस्पांस सबसे गरीब, कमज़ोर और वंचित वर्ग पर हमें केंद्रित करना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द उभर सके और आर्थिक विकास की मुख्य धारा में पुनः जुड़ सके। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपदा की स्थिति में इंफॉर्मेशन, आवश्यक सर्विसेज तथा अर्ली वार्निंग, ये तीनों व्यवस्था कैसे सुगम तरीके से पहुंचाई जाए, इसका ब्लूप्रिंट बनाना ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज के कार्यक्रम से अगर एक बड़ा काम हम ये कर लें, इस ब्लूप्रिंट को अगर हम तैयार करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लाभकारी होगा। दूसरी बात, इसमें जन भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। डिजास्टर प्रोन एरियाज़ के हर एक पंचायत में, जिस तरह से जल जीवन मिशन के तहत हमने हर पंचायत में पानी समिति बनाई है, आपदा प्रबंधन समिति का गठन प्राथमिकता के आधार पर हमें करना होगा। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के से संपर्क हम कर सकते हैं, वहाँ का जो यूथ है, जो एक्टिव है, उसे जोड़ सकते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं के जो अच्छे मेंबर्स हैं, उन्हें हम शामिल कर सकते हैं। 13 जिलों में आपदा मित्र स्कीम की अप स्केलिंग की जा रही है, जिसे आपदा प्रबंधन समिति के साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि अलर्ट, सूचना और सर्विस डिलीवरी गरीब से गरीब व्यक्ति तक हम पहुंचा सकें। सभी वॉलंटियर्स का डेटाबेस ये मस्ट है और इसे तत्काल तैयार करना चाहिए। सामूहिक ताकत से प्राकृतिक आपदा की चुनौतियों का हम निश्चित रूप से सामना कर सकते हैं। केंद्र सरकार का मौसम विभाग आजकल भारी बारिश और फ्लड के लिए 5 दिन पहले वार्निंग भेजने लगा है। मुझे अभी कल ही जब मैं जो दस्तावेज मुझे मिले थे, मैं पढ़ रहा था, तो थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। कल भारत सरकार में मुझे किसी ने बताया कि अब बहुत जल्द देश में ऐसी व्यवस्था
कायम हो जाएगी कि अब 5 दिन की बजाय 7 दिन पहले सूचना मिलने लगेगी। यूटी मौसम विभाग तथा संबंधित जिलों के कोऑर्डिनेशन से आपदा प्रबंधन समिति लोगों तक सही समय पर चेतावनी पहुंचाने का सीमलेस प्रबंध कैसे करे, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी जिलों में लोकल कैपेसिटी में कैसे हम वृद्धि कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग कैसे कर सकते हैं, इस पर हमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हर एक क्षेत्र में असमानता समाप्त करने की दिशा में एक कोशिश हो रही है, शिद्दत से काम किया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी वंचित वर्ग का एक भी व्यक्ति पीछे न छूटे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और यही हमारा संकल्प होना चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक आजीविका को आपदा से प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। आज 2 संकल्प और लेने हैं और मैं चाहता हूँ कि इस पर निश्चित रूप से मिशन मोड में हमें काम करने की आवश्यकता है। पहला, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन तथा डेवलपमेंट इशू का प्रमुख हिस्सा। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के या इशूज़ के प्रमुख हिस्सा कैसे बने, ये समेकित ढंग से हमें देखना होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा लोकल कम्युनिटी ओरिएंटेड हम कैसे इसे बना सकते हैं, इसका एक हमें तरीका खोजना होगा। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मेरी अपेक्षा होगी इस डिपार्टमेंट से कि वो एक इफेक्टिव रणनीति बनावे। और अनेक ऐसे प्लेटफार्म हमारे पास हैं, ब्लॉक दिवस हम आयोजित करते हैं, थाना दिवस हम आयोजित करते हैं, सारे विभाग उस दिन एक साथ होते हैं। मुझे लगता है कि इस डिपार्टमेंट को अब एक अभियान निश्चित रूप से ये लेना चाहिए कि हर ब्लॉक दिवस पर चिन्हित करिए कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग जिनके पास इस विषय में नॉलेज है, ऐसे लोगों को हम ले जाएंगे ब्लॉक दिवस पर और थाने दिवस पर। निश्चित रूप से ये काम हम करेंगे ताकि कम्युनिटी को भी हम अवेयर कर सकें, उनको भी हम इसके लिए तैयार कर सकें। कई बार डिजास्टर की स्थिति में बचाव, पुनर्वास, मुआवजा, पुनर्निर्माण पर बहुत पैसा हम खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जो प्रयास हमें करने हैं उसमें हम निवेश करें तो मुझे लगता है कि ढेर सारे खर्चे हम बचा सकते हैं। सरकारी खजाने का पैसा भी बचेगा और जो दूसरा सबसे बड़ा लाभ होगा कि हमारे लोग, यहाँ के निवासी, उनकी तकलीफ भी हम कम कर सकते हैं। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से डिपार्टमेंट सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर के क्षमताओं में सुधार और वृद्धि करने की कोशिश करे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वर्ष के इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के संकल्प तथा भविष्य के अभियान में हम नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे आज निर्धारित किए गए सभी लक्ष्य स्टेक होल्डर्स की सक्रिय और समन्वित भागीदारी के साथ पूरे किए जाएं। निरंतर ऐसे कार्यक्रमों और नीतियों का विकास किया जाए जो ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे प्रशासन का ढांचा आपदाओं का सामना करने में तो सक्षम है ही, लेकिन गरीब और वंचित वर्ग को प्राथमिकता देने लायक ढांचा है। यही बात कहते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।